92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यूपी की कहानियां विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य राखी सिन्हा की लिखी कहानी गिरधारी बाबू। दुनिया चाहे जैसे चले, लेकिन गिरधारी बाबू बस अपने मन की किया करते थे। तभी तो उनकी स्वर्गवासी पत्नी कमला ने जाते जाते बहू रेणुका को ये बात समझाई थी कि बिटिया, चाहे जो करना पर इनको टोकना नहीं। समझो कि इनको समझाना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना है। लखनऊ के चिन्हट इलाके में रहने वाले गिरधारी बाबू की बहू और बेटा रमन दोनों जानते थे कि बाबूजी ने एक बार जो जिद कर ली तो फिर उसको करके ही मानेंगे। अभी कुछ रोज पहले की बात है, न जाने उनको क्या सूझी कि बोले, अरे भाई रमन, वो जो गोमती नगर वाली को पैसा देना है ना, आज मैं दे के आऊंगा। रमन हैरानी से बोला, अरे मैं हूं ना, आप काहे तकलीफ। बात काटते हुए बोले, क्यों, तुम्हें लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूं? सजावटी सामान और खिलौनों के कारोबारी गिरधारी बाबू सेहत से कमजोर जरूर थे, लेकिन दिल से बिल्कुल जवान। इरादा कर लिया तो कर लिया। रमन जानता था कि अब उनसे बहस का कोई फायदा तो है नहीं, लिहाजा बस इतना किया कि उनकी धोती में एक चोर जेब सिलवा दी गई, एक छोटा सा हैंडबैग दे दिया गया और सदरी की जेब में एक मोबाइल फोन डाल दिया गया। अरे इस सब की क्या जरूरत है, मुझे मालूम है सेफ्टी कैसे होती है। खैर, बेटे और बहू ने भगवान का नाम लिया और गिरधारी बाबू घर से बाहर निकले। मन ही मन सोचा कि ये आजकल के बच्चे ना खुद को पता नहीं कितना समझदार समझने लगे हैं। फिर अपनी समझदारी साबित करते हुए कोतवाली रोड पे खड़े एक रिक्शा से महज 10 रुपए के लिए खूब झकझक की, ताकि अगर किसी को गलती से उनके पास पैसे होने का अंदाजा भी हो तो वो दूर हो जाए। 3-4 रिक्शे वालों से झगड़ लेने के बाद एक रिक्शे पे बैठ गए और धीरे से धोती वाली जेब को टटोला। सब सही सलामत था। चौराहे पर आकर विजयी मुस्कान चेहरे पर रखे गिरधारी बाबू गोमती नगर के लिए ऑटो देखने लगे। लेकिन काश वो जानते होते कि ये मुस्कान ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। गिरधारी बाबू को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कोई 2-4 मिनट गुजरे होंगे कि उनको गोमती नगर के लिए ऑटो मिल गया। गिरधारी बाबू कोने वाली सीट में बैठना चाहते थे ताकि वो चढ़ते उतरते लोगों से अलग रह सकें, लेकिन पहले से बैठे 2 लड़के किनारे वाली सीटों पर कब्जा जमाए थे। गिरधारी बाबू मन मसोस कर बीच में बैठ गए। खैर, सवारी भरते ही ऑटो निकल पड़ा। अभी गाड़ी ने अगला चौराहा पार ही किया था कि गिरधारी बाबू को लगा जैसे उनके हैंडबैग से कुछ गिरा है। उन्होंने झुककर देखा तो बैग से कुछ कागज नीचे गिरे थे। वो सोच में पड़ गए। बैग दिखने में पुराना जरूर था, लेकिन नीचे से फटा नहीं था। देखा तो बैग पर एक बड़ा कट था, जिसको जैसे किसी ने धारदार ब्लेड या चाकू से बनाया हो। गिरधारी बाबू ने अपने अगल बगल बैठे लड़कों को देखा। दोनों बड़े आराम से बाहर का नज़ारा देखते हुए जा रहे थे। गिरधारी बाबू ने खुद को समझाया, शायद बैग पहले से फटा हो, उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो। वैसे भी पैसे तो धोती में बंधे हैं। अभी वो खुद को समझा ही रहे थे कि कुर्ते की जेब में रखा उनका फोन बजने लगा। रेणुका का कॉल था। गिरधारी बाबू रेणुका से बात करने लगे। हाँ बेटिया, सब ठीक है। अरे परेशान मत होना, बाकी मैं पहुंच के फोन करता हूँ। गिरधारी बाबू के बात खत्म करते करते गोमती नगर आ चुका था। उन्होंने ऑटो वाले को किराए के पैसे दिए और पैदल आगे बढ़ने लगे। बीच बीच में वो पीछे पलट पलट कर देख भी रहे थे। जाने क्यों उनको लग रहा था कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। तेज तेज कदम चलते हुए उनको हंफनी हो आई। जरा सुस्ताने के लिए चाय की दुकान के पास रुके तो देखा ऑटो में बैठे वो दोनों लड़के भी थोड़ी दूरी पे खड़े थे। गिरधारी बाबू का माथा ठनक गया। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। गिरधारी बाबू समझ गए, इन लड़कों ने उनको शुरू से ही घेर रखा था। शायद चिन्हट से ही उनके पीछे थे। जान माल की चिंता में गिरधारी बाबू के हाथ पांव ठंडे होने लगे। उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इन हालात में गिरधारी बाबू को सबसे पहले रेणुका की याद आई। वो उसे फोन करने ही वाले थे, लेकिन फिर सोचा कि वो इतनी दूर से क्या मदद कर पाएगी, और फोन कर दिया तो घर पहुंच के फजीहत अलग होगी कि चले थे 30 मार खां बनने, आ गए बुद्धू बन के हैं। लेकिन एक अनजाने से डर से उनके हाथ पैर कांप भी रहे थे।
पलटकर देखा, दोनों लड़कों की आंखें उन्हीं पर जमी थीं। उन्होंने अपनी बची खुची हिम्मत बटोरी और सड़क पार खड़े एक ऑटो में जाके बैठ गए। चिन्हट जाना है भाई, जल्दी चलो। अब आगे आगे ऑटो में गिरधारी बाबू थे और पीछे पीछे मोटरसाइकिल पे उनका पीछा करते दोनों लड़के। पसीने से तरबतर हुए गिरधारी बाबू को परेशान देखकर ऑटो वाले ने टोका, कोई दिक्कत है बाबा, बार बार पीछे काहे देख रहे हो? गिरधारी बाबू असमंजस में थे। ऑटो वाले को बताएं कि आजकल भरोसा किसका है। लेकिन खैर, उन्होंने ऑटो वाले को पूरी बात बता दी। ऑटो वाला भला आदमी था। उसने कहा, यूपी पुलिस की एक सेवा शुरू हुई है, यूपी 100, उस पर कॉल करिए। इस सेवा की खासियत यह है कि शहरी इलाके में 10 मिनट और ग्रामीण इलाके में 20 मिनट में पुलिस बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है। गिरधारी बाबू ने सदरी से फोन निकाला और कॉल किया तो दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई। नमस्कार, मैं विद्युत्तमा द्विवेदी, आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उन्होंने जल्दबाजी में जितना बता सकते थे सब कह डाला। विद्युत्तमा ने उनको हिम्मत बंधाई और उनसे उनकी सही लोकेशन पूछी। जगह का पता चलते ही विद्युत्तमा ने तुरंत पुलिस को उनकी मदद के लिए रवाना किया और खुद लगातार गिरधर बाबू से रास्ता कंफर्म करती रहीं। करीब 10 मिनट के अंदर सायरन बजाती काले रंग की पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। उन्हें देखते ही गिरधर बाबू की जान में जान आई। उधर पुलिस को देखकर बदमाश भी भाग निकले। पुलिस ने उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर गोमती नगर छोड़ा और फिर वहां से सही सलामत घर के लिए रवाना कर दिया। गिरधारी बाबू के होठों पर सिर्फ दुआएं ही दुआएं थीं। तभी उनका फोन बजा। हेलो बाबूजी, सब ठीक तो है ना? आवाज रमन की थी। गिरधारी बाबू ने अपने आप को संभाला, आवाज भारी की और शान से बोले, अरे मुझे क्या होना है? बच्चा समझा है क्या? रखो फोन, घर पे मिलता हूं। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलूंगा फिर लेकर एक नई कहानी। ये हैं यूपी की कहानियां विद नीलेश मिश्रा।